सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी वो स्कूल व्याख्याता के ऊपर भी उनको किस प्रकार से हम सिलेबस को हमारे को रिवीजन करें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं जो चर्चा करूँगा वो एज ए हमारे जो नोट्स हैं क्लास के उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा कि भी किस प्रकार से उनको रिवीजन किया जा सकता है। आपके पास जो भी सोर्स है आप उसके अकॉर्डिंग अपना अध्ययन कर लें। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो क्लास के जो हमारे जो नोट्स हैं हैंड रिटन उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भी उनको हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं कम समय के अंदर। टोटल जो सिलेबस है वो 3 भागों के अंदर बांटा गया, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वॉल्यूम जो फर्स्ट है वो पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का है यानी भौतिक भूगोल का है, और वॉल्यूम जो सेकंड है उसके अंदर हमने आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, भौगोलिक चिंतन, नगरीय भूगोल, राजनीतिक और प्रायोगिक को रखा है। और वॉल्यूम जो थर्ड है उसमें हमने राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल को बांटा है। तो इस प्रकार से करके पूरा जो सिलेबस है उनको 3 भागों के अंदर डिवाइड करके बात की गई है। अब जो मैं जो यहाँ पे डिटेल के अंदर बात नहीं करूँगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन हर टॉपिक के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम की दृष्टि से, हमें उनको किस प्रकार से उस टॉपिक के ऊपर खास तौर से ध्यान रखना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत विस्तृत नहीं होगी, संक्षिप्त के रूप में जितनी बातें कर पाएंगे उतना बताने का प्रयास करूँगा। जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहला जो बात कर रहे हैं हम भौतिक भूगोल के ऊपर। तो भौतिक भूगोल की अगर मैं बात करूं तो टोटल आप स्कूल लेक्चरर एग्जाम की अगर बात करते हो तो जो 150 प्रश्न है पीछे का अगर आप एनालिसिस करते हो तो 150 प्रश्न में से पहले पिछली जो भर्ती थी उसमें 130 प्रश्न सब्जेक्ट के आए थे और 20 मनोविज्ञान के थे। इस बार संख्या हो सकती है कि वो 130 से, क्योंकि पेडागोगी का और जो पार्ट है साइकोलॉजी का पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है और आईसीटी का पार्ट इसमें रखा है, पेडागोगी और आईसीटी का, तो उसमें से आप यूँ मान सकते हो कि 10-15 प्रश्न उसके हो सकते हैं। तो 130, 35, 40 के आसपास सब्जेक्ट के प्रश्न हो सकते हैं। तो पीछे का अगर हम विश्लेषण करें तो भौतिक भूगोल जो है जिसके अंदर हम 3 पार्ट यानी भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इन तीनों की अगर औसतन अगर बात करते हो तो 1/3 के आसपास प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यानी आप यूँ कह सकते हो कि 40 से लेकर के 45 या 50 तक प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी के हो सकते हैं, या अगर कम पूछें तो 35 से, आप यूं कह सकते हो 35 से लेकर के 50 के बीच में वेरिएबल रहेंगे, कम या ज्यादा। तो अब उसमें हम टोटल यानी भौतिक भूगोल को 3 भागों के अंदर भूआकृतिक, जलवायु और समुद्र विज्ञान के तौर पर। तो यहां पर जो पहले जो हम चर्चा करेंगे कि भाई भू आकृतिक विज्ञान के अंदर इन नोट्सों के अंदर शुरुआत में हमारा इस प्रकार का पैटर्न है। शुरुआत के अंदर सामान्य भूगोल के यानी भूगोल का सामान्य परिचय के ऊपर कुछ चर्चा की गई है, थोड़ी बहुत जनरल सी बातें, ज्योग्राफी क्या है, अक्षांश की, देशांतर की, इस प्रकार से। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे अभी बात नहीं करूँगा, हम सीधा यहाँ पे आएंगे। जो यूनिट फर्स्ट जो हमने दे रखी है वो है भू आकृतिक विज्ञान की। यूनिट फर्स्ट की यदि बात की जाए तो वो है फर्स्ट यूनिट भू आकृतिक विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में सेकंड यूनिट जलवायु विज्ञान की है और थर्ड यूनिट समुद्र विज्ञान की। अब भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर स्कूल लेक्चरर में हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो सब ने आपके पास में सिलेबस है ही, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। पृथ्वी की भूआकृतिक विज्ञान के अंदर मैं ये मानता हूँ कि 15 से लेकर के 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और इनमें यदि हम बात करें तो एक प्रश्न लगभग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पूछा जाता है। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक और वलन और भ्रंश से संबंधित हम यूँ कह सकते हैं कि 2 प्रश्न होते हैं। फिर उसके बाद में ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित 2 प्रश्न हम यहाँ पे मान सकते हैं। लगभग एक प्रश्न प्लेट विवर्तन से संबंधित, एक आइसोस्टेसिस से संबंधित, एक हम चट्टानों से संबंधित कह सकते हैं।
भू आकृतिक विज्ञान की मौलिक संकल्पनाएं और ढाल विश्लेषण से संबंधित 3 के आसपास प्रश्न हम मान सकते हैं, और लगभग 5 प्रश्न के आसपास हम जो नदी निर्मित शिलाकृति, हिमालय निर्मित शिलाकृति और पवन निर्मित जो शिलाकृति हैं उनसे संबंधित कह सकते हैं। 3 और 2 5, 2 7 8 और 3 11 और 5 16। और किसी के अंदर आप यूं भी हो सकता है कि किसी टॉपिक को कई बार छोड़ देते हैं और किसी में से 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि 15 से लेकर के 20 के आसपास इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ी सी संक्षिप्त में इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि हर टॉपिक के ऊपर, कि जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक दे रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने पहले भी बताया था कि हम ऑल ओवर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एज ए नोट्सों के अंदर जो बात लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भी कैसे कैसे इनमें से हम क्या क्या किस प्रकार से उस टॉपिक को रिविजन कर सकते हैं, कैसे याद रखना है या किन किन चीज़ों के ऊपर खासतौर से ध्यान रखना है। तो पहला टॉपिक हम इसके ऊपर बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे शुरुआत के अंदर जो हमने नोट्सों के अंदर प्रयास ये किया है कि अध्ययन बिंदु के तौर पे बात की गई है। अध्ययन बिंदु के अंदर भी पूरे पाठ को हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे पहला जो टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत क्या है, यानी बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है। हमें बाहरी आउटलुक तो दिख रहा है पृथ्वी का, लेकिन जैसे हम ऊपरी सतह से जब आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी का अंतरतम भाग कैसा है उसकी जानकारी हमें कैसे मिले, उसके लिए स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, माध्यम क्या है। एक तो यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मत से संबंधित यानी जो विचार दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विचारों के संबंध में हम स्वेस की बात करेंगे, आर्थर होम्स की बात करेंगे, वांडर ग्रांट की बात करेंगे, और फिर इसके बाद में कि भी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो भूकंपीय तरंगों से मिलती है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है वो हमने अभिनव मत या नूतन मत के ऊपर बात करेंगे कि भी भूकंपीय जो तरंगे हैं उनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, जैसे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे कि 3 भागों के अंदर बांटा है, तो किस किस प्रकार से यानी हमें उनके संबंध में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस है, पृथ्वी का कौन सा भाग तरल अवस्था के अंदर है, या पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है जो अर्ध तरल अवस्था के अंदर है। तो वो जानकारी हमें अभिनूतन मत कह दीजिए या भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, नाम से स्पष्ट है कि ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमसे ये जानकारी चाही गई है कि भी पृथ्वी की सतह से लेकर के 6371 किलोमीटर की बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं तो वो कैसी है भाई, उसकी संरचना कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस चीज को इस टॉपिक के अंदर यानी पूछने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले जो पेज है जिसके ऊपर हम यहां पर जो बात की गई है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत क्या है, इस बिंदु के ऊपर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट के अंदर हम यहां पर बात करेंगे। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जो शुरुआत में मैंने लिखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत, यहां पे लिखा है अप्राकृतिक स्रोत और यहां पे लिखा है प्राकृतिक स्रोत, और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर सवाल कैसे होते हैं भाई। बहुत बार तो ऐसा सीधा सवाल होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी देने वाला अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं या कौन से नहीं है। जैसे घनत्व की बात की जाए, दबाव की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, ये तो तीनों के तीनों हम किसकी बात करेंगे, अप्राकृतिक स्रोत हैं। और ज्वालामुखी की बात कर रहे हो, भूकंप की बात कर रहे हो, उल्कापिंड की बात करते हैं तो ये होता है प्राकृतिक स्रोत। यहां से जो सवाल पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है, यानी हमें भी एग्जामिनर का जो दृष्टिकोण है उसको समझते हुए पढ़ना है। यहां हमारे सामने ऐसा आता है कि आंतरिक संरचना से संबंधित कौन कौन से स्रोत हैं या कौन से नहीं हैं। आंतरिक संरचना से संबंधित प्राकृतिक स्रोत की बात करें, ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापिंड और दे दिया तापमान। तो इसका मतलब तापमान पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तो जानकारी देता है, लेकिन वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। वो कैसा है, अप्राकृतिक स्रोत है। यहां से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, केवल 1 ठीक है, 1 2 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, या कितने कथन प्राकृतिक स्रोत से संबंधित हैं या कितने कथन अप्राकृतिक स्रोत से संबंधित हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहां से पुटअप किए जाते हैं। अब जो घनत्व से संबंधित हैं, यहां पर भी हम पृथ्वी के
बात करते हैं ऑल ओवर के ऊपरी भाग से अंतरतम भाग में जाते हैं, पृथ्वी के घनत्व के अंदर वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर जो बात की गई है कि औसत अगर पृथ्वी का घनत्व है वो बार बार पूछा जाता है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व बताया गया 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। यहां पर भी दो प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। अगर सैटेलाइट आधार पर अगर आप देखते हो तो 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर है, और प्लैंटिंग के अनुसार अगर देखेंगे तो 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो ये दोनों अगर आपसे प्लैंटिंग के अनुसार पर्टिकुलर देकर के पूछे तो हम उत्तर ये बता देंगे 5.49, और सैटेलाइट के आधार पे पूछे तो हम बता देंगे 5.51, और ऑल ओवर जनरली सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो हम बता देंगे पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो 5.5। ये अंतिम समय के अंदर भी जब हम नोट्सों को रिवीजन करते हैं तो उस दौरान इन डाटा को हमें याद रखने हैं। फिर दबाव की अगर बात की जाती है तो ऑल ओवर यहां से हम बात नहीं करेंगे। तापमान से संबंधित हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम भाग की तरफ जाते हैं, गहराई की तरफ जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो प्रश्न आता है कि कितनी गहराई के ऊपर कितने तापमान में वृद्धि होती है, तो हम देखेंगे कि 32 मीटर की गहराई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यहां पे विद्यार्थी से जो गलती होने की जो संभावना रहती है वो अमूमन इस प्रकार से होती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि ये तो ध्यान था 32 मीटर की गहराई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्टेटमेंट लिखते समय कई बार इस प्रकार से लिख देते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह उसने 1 डिग्री फारेनहाइट लिख दिया, और हमने फारेनहाइट को नहीं पढ़ा और सीधा ही उस स्टेटमेंट को ठीक समझ लिया। इसलिए आगे जो डिजिट लिखी गई है, चाहे वो मीटर की बात कर रहा है, चाहे वो फीट की बात कर रहा है, चाहे सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, चाहे फारेनहाइट की बात कर रहा है, तो आगे जो डाटा दिया गया है उसको हमें खास तौर से ध्यान रखना है। बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर फीट की बात करते हो तो हम कहते हैं कि 64 फीट की गहराई के ऊपर अगर बात करें तो 1 डिग्री फारेनहाइट, ये भी डाटा हमें यहां पर याद रखना है। यहां सिर्फ जो गलती होने की संभावना है वो सिर्फ डिजिट की संभावना होती है कि भी 64 फीट तो यहां पे दे दिया कि 64 फीट की गहराई के ऊपर आगे 1 डिग्री फारेनहाइट की जगह अगर सेंटीग्रेड लिख देते हैं तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ऑल ओवर यहां पे हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई किस तरफ जा रहे थे, तो घनत्व की बात की, दबाव की बात की और तापमान की बात की। एक तरह से इनसे साफ सुथरा हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। फिर अगर दूसरा तरीका देखते हैं प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, तो वहां पे हम ज्वालामुखी की बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे और उल्कापिंड। भूकंप के आधार पर अगर देखते हैं तो ये देखते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम बात करेंगे, PS और L वेव्स जो होते हैं उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अभिनूतन जो मत है उसमें समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर सिर्फ आपको 3 शब्द याद रखने हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर, इससे संबंधित जनरली तो इस टॉपिक के अंदर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रख लेंगे कि ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है, चैम्बरलिन की है। चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो हम बता देंगे ठोस है। इसी प्रकार से ज्वारीय परिकल्पना है वो जेम्स जीन की है, और जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तरल है। तो इस प्रकार के जो निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है, और इनके अनुसार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तरल है। यानी कोई तरल बता रहा है, कोई ठोस बता रहा है, लेकिन यहां पे हम किसी ठोस आधार के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अंदर जो आपको चीजें ध्यान रखनी है वो ये अलग प्रकार से प्रश्न क्रिएट किया गया है जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। यहां पर जो बात की गई है वो इस प्रकार से बात की गई है कि भाई प्रत्यक्ष स्रोत कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में हमारे पास डायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं या इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं। तो यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं प्रत्यक्ष स्रोत से संबंधित या अप्रत्यक्ष या प्रोक्ष की अगर हम बात करें तो यहां भी वही तरीका है जैसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से यहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। जैसे ज्वालामुखी देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिख रहा है कि पृथ्वी का कोई न कोई भाग ऐसा जरूर है जिसमें लिक्विड अवस्था के अंदर आप कह सकते हो या तरल अवस्था के अंदर कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के अंदर जब गर्म तप्त पदार्थ बाहर निकलता है अंतरतम भाग में होता है, मैग्मा कहते हैं, बाहर आ गया लावा है। इसका मतलब पृथ्वी का कोई न कोई भाग तो ऐसा जरूर है जो तरल अवस्था के अंदर या अर्ध तरल अवस्था के अंदर होगा। तो ज्वालामुखी के बारे में, या फिर अगर हम खनन करते हैं तो जब हम गहराई के साथ में जब ड्रिल करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भाग कैसा है। तो लेकिन खनन वाली भी अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंतरतम या जो मूल बिंदु अगर हम यूं कहें कि ये सतह है और सतह से 6371 किलोमीटर तक की अगर बात करें
तो संभव नहीं है। उसमें भी हमने देखा कि सबसे जो गहरा जो खनन है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में किया गया है 12 किलोमीटर। आप यूं कह सकते हो पृथ्वी की ऊपर वाली जो प्रपट्टी है एक तरह से उसी को खरोचने जितना ही ड्रिल हो पाया है। तो 6371 किलोमीटर के बारे में हमें यहां से सीधी जानकारी नहीं मिलती है। तो प्रत्यक्ष स्रोत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो आपको ध्यान रखने हैं सीधे सीधे प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, इस प्रकार के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष में भूकंप, तापमान, दबाव, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, उल्काएं, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। इस प्रकार का प्रश्न यहां से बनता है कि कितने कथन ठीक हैं, अप्रत्यक्ष से संबंधित या प्रत्यक्ष से संबंधित, या केवल एक ठीक है, एक दो ठीक है, एक दो तीन ठीक है, एक दो तीन चार ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो हमें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित मैंने बात की थी कि अलग अलग मत दिए गए हैं। उन मतों के अंदर यदि हम बात करें तो उसमें हम स्वेस के मत की भी बात करेंगे, फिर उसके बाद में होम्स के मत की बात करेंगे और वांडर ग्रांट की। आप जब स्वेस का मत पढ़ते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इसके अंदर नोट्स के अंदर मैंने हर एक लाइन वो लिखने का प्रयास किया गया जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश जो डाटा है वो हमें याद रखने हैं, इनमें से छोड़ने नहीं हैं, क्योंकि टू द पॉइंट यहां पे बात की गई है। तो यहां पर जब आप स्वेस को पढ़ें तो स्वेस से संबंधित कैसे सवाल किए जाते हैं मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में बात आती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्वेस ने कितनी परतें बताई, तो हम बताते हैं कि 3 परतें बताई, जिसमें सियाल, सीमा और निफे की बात की गई है। यहां पे प्रश्न ये भी बनता है कि इनका आधार क्या रहा था। स्वेस ने जो सियाल, सीमा, जो निफे की बात की गई है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, लेकिन किस आधार पर बांटा, तो हम उत्तर होता है रासायनिक संरचना के आधार पर। अब बात आती है कि ऊपर से जब आप आंतरिक भाग की तरफ जाते हो तो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको सियाल कह दिया, फिर सीमा कह दिया, फिर निफे कह दिया। सियाल, सीमा और निफे। भूप्रपट्टी जो है इसको अलग से रखा गया, सियाल, सीमा और निफे। अब यहां पर जो अगला जो आपको प्रश्न जो ध्यान रखने हैं वो इस प्रकार से हैं कि सियाल किससे बना है, सीमा किससे बना है और निफे किससे बना है, और फिर इनकी डेंसिटी से संबंधित बात की गई है या चट्टानों की प्रकृति कैसी है उससे संबंधित बातें की गई है। जैसे तत्व से संबंधित, चट्टानों से संबंधित, चट्टानों की प्रकृति से संबंधित, औसत घनत्व, यानी 4 चीजों के ऊपर आपको बातें ध्यान रखनी है कि भाई सियाल किससे बना है, सीमा किससे। जैसे सियाल की बात करें तो सिलिका और एल्यूमिनियम से, चट्टानों की बात करें तो सियाल के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों की प्रकृति की बात करें सियाल वाली अम्लीय होती हैं, औसत घनत्व की बात करें तो 2.9। इसी प्रकार से हम सीमा के संबंध में याद रखेंगे और इसी प्रकार से हम निफे के संबंध में याद रखेंगे। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, क्योंकि शुरुआत के जो 2 शब्द हैं उसके आधार पर इनका एक तरह से नामकरण कर दिया गया है। सीमा के अंदर बात करते हो तो मुख्यतः चट्टानें बेसाल्ट और प्रकृति इनकी होगी क्षारीय। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है मुख्यतः आपसे अगर पूछे कि सियाल, सीमा और निफे कहां से होता है, तो ज्वालामुखी का उद्गार मुख्य रूप से हम ये बताएंगे कि जो सीमा वाला जो एरिया है वहीं से होता है। तीसरी अगर हम बात करें कि निफे जो निकल और फेरियम की बात करते हैं या निकल और लोहा की बात करते हैं, उनके कारण ये निर्मित हुई है। और पृथ्वी का जो चुंबकीय शक्ति है या पृथ्वी की जो स्थिरता का गुण है वो कौन सा पार्ट करता है, तो हम बताएंगे निफे। तो इस प्रकार से इसके संबंध में 5-7 प्रश्न यहां से स्वेस से संबंधित पूछे जाते हैं, यानी किसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, और इनकी कौन से तत्वों से निर्मित हुई है, डेंसिटी कितनी पाई जाती है, चट्टानों की प्रकृति क्या है या अन्य कोई विशेषता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये इसके ऊपर मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप बात करते हो इस टॉपिक के संबंध में, तो यहां पर हमने बात की थी कि आर्थर जो होम्स की यदि बात की जाए तो आर्थर होम्स को यदि हम देखें तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 2 भागों में बांटा। आर्थर होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों के अंदर बांटा है। यहां पे आप देखोगे ये भी कई बार प्रश्न के किन 2 भागों के अंदर बांटा गया है, तो क्रस्ट और अधस्तर की बात करेंगे। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से क्रस्ट में क्या शामिल है और अधस्तर के अंदर क्या चीज शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे हम वांडर ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, आप ऊपरी सतह से अंतरतम जाते हो तो कौन कौन से 4 भागों के अंदर बांटा है, तो वो हम यहां पे देख लेंगे। उनकी गहराई से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बाहरी सियाल प्रपट्टी है तो उसकी गहराई जैसे 60 किलोमीटर बता रखी है, तो वो कौन सी हो गई, आंतरिक सिलिकेट से संबंधित ऐसा हो गया। इसी प्रकार से भूकंपीय तरंगों के आधार पर सामान्य
वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीपीएल शब्द लिखा है मैंने, बीपीएल का मतलब नीचे नीचे वाला जो भाग है उसको बेरोस्फीयर बोलते हैं, उसके ऊपर वाला भाग है बीच वाला जिसको पायरोस्फीयर। यानी आप यूं कह सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर से इस प्रकार से नीचे की तरफ जाते हैं तो 1, 2 और 3, ये इसको हमने लिख दिया बी, इसको लिख दिया पी और एल। बी का मतलब बेरोस्फीयर हो गया, पी का मतलब पायरोस्फीयर हो गया, एल का मतलब लिथोस्फीयर हो गया। यहां पे इस साइड के अंदर इनकी गहराई दी गई है, वो पूछी जा सकती है। यहां पे इनके अंदर भाग दिए गए हैं, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर की बात करते हो तो इसके अंदर लिथोस्फीयर में कौन सा आएगा, पायरोस्फीयर में कौन सा आएगा, बेरोस्फीयर में कौन सा आएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से अगर हम बात करें कि लिथोस्फीयर में तत्व कौन से होते हैं, या पायरोस्फीयर में कौन से होते हैं, या बेरोस्फीयर में कौन से होते हैं, जैसे सियाल सीमा निफे के अंदर थे, ऑल ओवर वही तत्वों की यहां पर बात की गई है। फिर चट्टानों की प्रकृति की बात की गई है कि वो ग्रेनाइट हैं या बेसाल्ट हैं। तो ये करीबन 10-15 प्रश्न यहां से इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के बनते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अगर मत की बात की जाए तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर बात की गई है। यदि पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना अगर एक जैसे ही पदार्थों से निर्मित होती तो हम ये देखते हैं कि भूकंपीय जो तरंगे हैं वो इस प्रकार से एक सीधे रास्ते से गमन करती। लेकिन देखने में ये आता है कि भूकंपीय तरंगे न तो सीधी जाती हैं और न ही उनकी गति एक जैसी रहती है। यानी भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ और उनकी गति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, और वो 3 भाग क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे। ये जो डायग्राम दिखाया गया है यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हमें जो ध्यान रखनी है पेपर के दृष्टिकोण से, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये जो इस प्रकार से दिखाया गया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, फिर क्रस्ट को वापस 2 भागों के अंदर बांट दिया, इसी प्रकार से मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया और क्रोड को भी 2 भागों में बांट दिया। क्रस्ट को आप देखोगे यहां पे लिखा है ऊपरी क्रस्ट और फिर उसके बाद में निचली क्रस्ट। इसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। फिर इस साइड के अंदर दे रखे हैं असंबद्धता के क्षेत्र। असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। जहां पे एक जोन से दूसरे जोन के अंदर हम जाते हैं तो भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि घनत्व के अंदर चट्टानों में परिवर्तन हो रहा है। तो चट्टान के एक खंड से दूसरे खंड में जाने पर, ये देखो यहां पे दिखा रखा है डेंसिटी जैसे 2.8, यहां पे 3, यहां पे अगर हम आके देखें कि डेंसिटी 5.5 दिखा रखी है, यहां पे 10 दिखा रखी है। इसका मतलब जब चट्टानों के घनत्व में अचानक से परिवर्तन होता है तो उसको डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता का क्षेत्र बोलते हैं। और ये असंबद्धता के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि लेहमान असंबद्धता कहां पे है, या गुटेनबर्ग असंबद्धता कहां पे है, या कोनरोड असंबद्धता कहां पे है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो असंबद्धता के क्षेत्र से हैं। यहां पे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो एक सूत्र लिखा है कमरगुल के नाम से, यानी कर्म से ही है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। कमरगुल यानी कॉनरेड कैसे आ गया, मैं से मोहो असंबद्धता, रे से रेपिटी असंबद्धता की बात करेंगे, गु से गुटेनबर्ग की बात करेंगे, ले से लेमान असंबद्धता की बात करेंगे। अब प्रश्न अगला जो यहां से क्रिएट किया जाता है वो इस प्रकार से रहेगा कि कॉनरोड जो है वो असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब एक चट्टान से दूसरे चट्टान के खंड के अंदर जब जाते हैं तो उसमें डेंसिटी में यानी घनत्व में परिवर्तन आता है, जहां भूकंपीय तरंगों की गति जो होती है उसमें बदलाव आ जाता है। तो उस क्षेत्र को असंबद्धता का क्षेत्र या डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और ऐसा 5 जगह पे देखने को मिलता है। तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि कॉनरोड असंबद्धता किस किस के बीच में पाई जाती है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो भाग है, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो भाग है उसको यहां पे हम ये कह देंगे कि कॉनरोड असंबद्धता होती है। इसी प्रकार से जब नीचे आते हैं कि मोहो असंबद्धता बहुत बार पूछी जाती है, तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी ये निचला क्रस्ट का हिस्सा आ गया, ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा आ गया, तो यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मोह असंबद्धता। इसी प्रकार से तीसरा अगर हम देखते हैं रेपिटी, रेपिटी के अंदर मेंटल का तो ऊपरी पार्ट आ गया और निचले मेंटल, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं रेपिटी असंबद्धता। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग के अंदर हम देखेंगे कि निचला मेंटल का हिस्सा आ गया और बाह्य क्रोड का हिस्सा आ गया, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर उसके बाद में बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, तो यहां से सवाल पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कि लेहमान असंबद्धता। इस डायग्राम के अंदर हमसे जो आगे सवाल पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के हैं कि जैसे ये दुर्बलता मंडल दिखा रखा है, हम देखते हैं कि अपर मेंटल का जो 100 से 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है, यहाँ पे लिखा है 100 से 200 किलोमीटर, ये भाग ऐसा है जो हम यूं कह सकते हैं इलास्टिक टाइप का है या अर्ध
दुर्बलता मंडल का है, जहां पर आकर के भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी बोलते हैं। पृथ्वी की सामान्यतः अगर हम देखते हैं कि डेंसिटी बढ़ती है तो फिर भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। लेकिन इस डायग्राम को अगर आप इस साइड से यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे पी लहरों की वेग की बात की गई है जो किलोमीटर प्रति सेकंड में दिखाए गए हैं। यहाँ पे हमने देखा 6.1 है, 6.9। आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये देखो कि यहाँ पे ऊपरी जो क्रस्ट था वहां पे 6.1 है, निचले क्रस्ट के अंदर घनत्व आकर के बढ़ गया 6.9। फिर क्रस्ट से नीचे की तरफ यानी निचला जो क्रस्ट का हिस्सा आएगा वहां पे 8.1 हो गया। लेकिन जैसे ही दुर्बलता मंडल वाला एरिया है वहां पे पी लहरों का वेग घट करके 7.8 हो गया। तो इसका मतलब फिर आगे जाकर के वापस यहां पे हम देख रहे हैं कि 13.6 हो गया। तो कहने का मतलब यह हो रहा है कि निरंतर गहराई के साथ में भूकंपीय लहरों की गति के अंदर वृद्धि नहीं होती है, यानी सतत वृद्धि नहीं होती है, लगातार वृद्धि नहीं होती है। संबंध ये जो दुर्बलता मंडल वाला जो पार्ट है जिसको एस्ट्रोस्फीयर बोलते हैं, वहां पर आकर के भूकंपीय तरंगों की जो गति है उसके अंदर कमी आ जाती है। इसके ऊपर पिछली बार भी यहां से सवाल पूछा गया था, वो बहुत ही सीधा सा सवाल था, इस प्रकार से था कि एस्ट्रोस्फीयर जो है या दुर्बलता मंडल है वो मेंटल के किस भाग में पाया जाता है। तो अपर मेंटल का जो हिस्सा है उसको एस्ट्रोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहां से और जो हमारे सामने जो सवाल बनते हैं, यानी इस डायग्राम से संबंधित बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। अगर हम ऑल ओवर यूं देखें कि पृथ्वी का भी कैसा भाग, अभी जो हम बात कर रहे थे कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अब हमें यह भी पता चलना चाहिए कि भी कौन सा भाग ठोस अवस्था में है या कौन सा भाग तरल अवस्था में है। तो भूकंपीय लहरों के अंदर यानी पी और एस वेव का अगर हम अध्ययन करते हैं तो एस तरंगों का स्वभाव यह होता है कि वो तरल भाग में से होकर के प्रवाहित नहीं होते हैं। और जब हम आगे अगर आप ये देखोगे डायग्राम तो इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र वाला भाग है, पृथ्वी के केंद्र भाग के अंदर केवल पी तरंगे ही जा रही हैं। एस तरंगे यहां पर आकर के बाह्य जो कोर का हिस्सा होता है यहां आकर के इस प्रकार से मुड़ रही हैं, इस प्रकार से। तो इससे यह साबित हो गया कि जो बाहरी जो क्रोड का हिस्सा है वो तरल अवस्था के अंदर है, क्योंकि यदि तरल अवस्था में नहीं होता तो पी जो एस तरंगे होती हैं वो सीधी चली जाती। अब इससे 2 चीजें हो रही हैं कि भाई बाहरी जो क्रोड है वो हमारा तरल अवस्था में है। हमसे कोई पूछे कि भी किसके आधार पर, बाहरी क्रोड की बात कर रहे हो 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां पर जाकर के पृथ्वी का वो भाग तरल अवस्था में पाया जाता है। यह किससे साबित हुआ? यह साबित हुआ है एस तरंगों के कारण। और पृथ्वी का एक ही भाग है जिससे होकर के यानी केंद्र भाग के अंदर से होकर के केवल पी तरंगे ही गुजरती हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं गहराई के अकॉर्डिंग बात की गई है। गहराई के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे सामने इस प्रकार से आएगा कि जो क्रस्ट का जो पार्ट है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऊपर वाला लगभग 30 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको क्रस्ट में शामिल कर लिया। 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक का जो एरिया है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर हम मेंटल की बात करेंगे। 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का भाग है उसको रोड के अंदर कई बार सुमेलित करवा लेते हैं इस प्रकार से, एक साइड के अंदर गहराई देकर के और एक साइड के अंदर परत का नाम देकर के। यहां पर एक सवाल और लिखा गया है, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो लिथोस्फीयर की बात की गई है कि लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है। तो लिथोस्फीयर में हम देखेंगे कि क्रस्ट शामिल हो गया और मेंटल का अपर जो पार्ट है, क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारा लिथोस्फीयर के अंदर आ गया। तो क्रस्ट और अपर जो मेंटल का जो हिस्सा है उसको हम लिथोस्फीयर के अंदर शामिल करेंगे। फिर उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो नीचे एक सारणी बना रखी है, यहां से भी पूछे जाते हैं। ऑल ओवर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट ठोस है, निचला क्रस्ट ठोस है। ये जो दुर्बलता मंडल वाला, यानी हम भी जो बात की थी कि एस्ट्रोस्फीयर की यदि हम बात करें, एस्ट्रोस्फीयर यानी मेंटल का जो ऊपरी पार्ट था वो अर्ध दुर्बल अवस्था के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद में निचला मेंटल है वो भी ठोस अवस्था के अंदर है, और फिर उसके बाद में बाह्य क्रोड जो है वो हमारा तरल अवस्था के अंदर है, जबकि आंतरिक क्रोड है वो हमारा ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो अधिक घनत्व जो पाया जाता है, जैसे यहां पे हम देखेंगे कि 13.6 है, तो ये अधिक घनत्व हमसे आगे लिखी गई है बात कि ये जो अधिक घनत्व है वो दबाव के कारण न होकर के यहां भारी पदार्थों से निर्मित है, इसलिए ये इस भाग के अंदर अधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये कुछ इससे संबंधित हमने बातें की। फिर इसके बाद में इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो यहां पे नीचे एक सारणी और दे रखी है, उस सारणी के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं यहां से भी, और वो किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं
ये दिया गया है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर नाम दे दिया। आयतन यानी इसमें सबसे ज्यादा जो आयतन कवर कर रही है वो हमारी मेंटल है 83.5%, और इसी प्रकार से अगर क्रोड की बात की जाए तो 16%, और क्रस्ट की बात की जाए तो 0.5%। द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो क्रस्ट का 0.02% और मेंटल का 67.8% और क्रोड का 32%। ये डाटा भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहां से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि मेंटल पृथ्वी के आयतन के लगभग 83% भाग पे पाई जाती है, जबकि द्रव्यमान के 67.8 या 68% भाग को कवर करती है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं यहां से। तो ये हमने यानी ऑल ओवर इस साइड के अंदर लिखा है। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आया, पृथ्वी का आयतन व द्रव्यमान का सर्वाधिक भाग कौन सा कवर करता है? मेंटल। तो यानी एक भी डाटा ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ें। तो ये हर एक डाटा को बड़े ही डेप्थ के साथ में, गहराई के साथ में विश्लेषण करते हुए आप लोगों को याद रखना है। ये सारी की सारी वही बात की गई है, सेम उनके संबंध में कुछ तो बातें लिख दी गई हैं। तो ये तो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित बातें की थी। यहां पे मैंने लास्ट में अन्य तथ्य लिख करके, और ये भी प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं, जो बात की है अन्य तथ्य। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भूपृष्ठ के ऊपर पाए जाने वाले खनिज और तत्वों की बात की गई है। तो यहां पे एक सूत्र लिखा है कि भूपृष्ठ के ऊपर यानी ओनली भूपृष्ठ की बात की गई है। नीचे लिखा है संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व। तो भूपृष्ठ के ऊपर पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? फेंक पाए, अब्र, ओला, यानी फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, अब्रक और ओल्बिन। इनका क्रम पूछ लिया जाता है, या सीधा प्रश्न ऐसा हो सकता है सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है। तत्वों की बात करें, प्रमुख रूप से 8 तत्व पाए जाते हैं। यहां पे हमने एक सूत्र के दौरान 4 तत्वों की बात की है। OCLO यानी भूपटल पर पाए जाने वाले खनिज सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है और तत्व कौन सा है? O का मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तत्वों के तौर पर पाया जाता है 46.8%। इनको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी की यदि हम बात करें, ये तो सिर्फ भूपृष्ठ की बात की गई है, अपर पार्ट की बात की गई है। संपूर्ण पृथ्वी की यदि बात करते हैं तो उसके अंदर हमने लिखा है लो, आसी, मैंगो। तो इसका मतलब लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका और मैग्नीशियम, ये अवरोही क्रम के अंदर यानी संपूर्ण पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तत्वों की बातें की गई हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ कि कैसे कैसे इस टॉपिक से संबंधित यानी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं या कैसे पेपरों के अंदर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों से संबंधित बात की गई है। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों की यदि बात की जाए तो 2 प्रकार के कारक होते हैं। यहां से किस प्रकार का प्रश्न होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भूमि यानी हमारी जो भूमि की पटल है उसके ऊपर परिवर्तन लाने वाले, या तो वो कारक अंतरतम हो सकते हैं या फिर वो कारक हमारे बाह्य हो सकते हैं। ये जो डायग्राम बनाया गया है उससे संबंधित कई सवाल बनते हैं, जिनको आप थोड़ा सा ध्यान करके देखें कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों की अगर बात करें तो अंतर्जात और बहिर्जात बलों की बात की गई है। अंतर्जात मतलब जो अंदर से जन्म लेने वाले हैं, जो धरातल के ऊपर असमानताएं उत्पन्न कर रहे हैं, वो बल हमारे अंतर्जात कहलाएंगे। और बहिर्जात बल वो होते हैं जो बाहरी रूप में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपक्ष या अप्रदन इनकी बात करेंगे, जो धरातल के ऊपर समानता स्थापित करने का काम करते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि निम्नलिखित में से अंतर्जात बल कौन से हैं या बहिर्जात बल कौन से हैं? धरातल के ऊपर असमानता उत्पन्न करने वाले बल हैं अंतर्जात। फिर यहां आप देखोगे कि अंतर्जात बलों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक बल वो होते हैं पटल विरूपण बल और दूसरा होते हैं आकस्मिक संचलन। पटल विरूपण बल से संबंधित भी हमसे प्रश्न अलग से पूछ लिया जाता है कि पटल विरूपण बल कौन से होते हैं या आकस्मिक संचलन वाले बल कौन से होते हैं। आकस्मिक वो हो गए जो अचानक से धरातल के स्वरूप के अंदर परिवर्तन ला देते हैं, जैसे भूकंप की बात करते हो, ज्वालामुखी की बात करते हैं या भूसंकलन की बात करते हैं। और दूसरे पटल विरूपण यानी जो धरातल के ऊपर धीरे धीरे यानी मंद गति से परिवर्तन लेकर के आते हैं, उसको हम बोलते हैं भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक। यहां पर भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों के अंदर अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक आप ये देखोगे कि क्षैतिज बल भी काम करेगा, एक लंबवत बल भी काम करेगा। तो अब ये देखेंगे कि क्षैतिज बल के कारण क्या होता है और लंबवत बल के कारण क्या होता है। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि पटल विरूपणी बल कौन कौन से हैं? लंबवत हैं, केवल लंबवत, केवल क्षैतिज, लंबवत व क्षैतिज दोनों। तो यहां पे लिखा गया क्षैतिज और लंबवत दोनों बल कार्य करते हैं, जो धीरे धीरे काम करेंगे यानी अचानक से नहीं करेंगे। अब बात यह होता है कि
महादेश जनक बल, यानी जो महाद्वीपों की एक तरह से उत्पत्ति होती है उसको हम बोलते हैं महादेश जनक बल या महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल, यानी जो पर्वतों का निर्माण हो रहा है वो लंबवत बल के कारण हो रहा है। जैसे हमने कहा था ना, पटल विरूपण के कारण जो बल हो रहे हैं वो क्षैतिज हैं या लंबवत हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि महाद्वीपों का जो निर्माण हो रहा है वो लंबवत के कारण हो रहा है या क्षैतिज बल के कारण हो रहा है। पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है वो कौन से बल के कारण हो रहा है? तो हम देखेंगे कि पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है क्षैतिज बल के कारण, और जो महादेशों का, महाद्वीपों का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है लंबवत के कारण। यहां पे इस डायग्राम के अंदर जब आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लंबवत जब बल है तो या तो वो नीचे की तरफ जा रहा है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। अब ऊपरी मुखी बल के कारण क्या होगा, अधोमुखी बल के कारण क्या होगा, वो यहां पे हमें बातें की गई हैं। इसके बाद में यहां पे अगर हम देखते हैं कि क्षैतिज जो बल होते हैं, क्षैतिज बल के अंदर या तो दबाव एक दूसरे के आमने सामने आकर के टकराते हैं तो होता है संपीड़न, या फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो तनाव। तनाव के कारण कौन सी क्रिया होंगी, जैसे चटकन, दरार और भ्रंशन। संपीड़न के कारण कौन सी क्रिया होंगी, सैवलन और वलन। वलन का मतलब होता है चट्टानों के अंदर जब लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वलन, और जब वो विस्तृत क्षेत्र के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं सैवलन। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, नीचे लिखे गए हैं। फिर इसी प्रकार से हमने कहा था कि ऊपरी मुखी और अधोमुखी अगर बलों की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं। ऊपरी मुखी, ऊपर कोई चीज, अब वो भूमि का कोई पार्ट ऊपर उठता है सीधा तो हम उसको उत्थान बोलते हैं, और समुद्र से अगर कोई जलीय भाग से ऊपर उठता है तो उसको हम निर्गमन शब्द काम में ले लेते हैं। अधोमुखी का मतलब हो गया नीचे जाना। अब कोई भूमि का नीचे भाग अगर अवतलित हो गया तो उसको हम अवतलन बोलते हैं, और वही अगर समुद्र के संदर्भ में अगर हो गया तो उसको हम निमंजन बोलते हैं। तो यहां पर कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से महादेश जनक बल से संबंधित नहीं है। उसने दिया कि आपको उत्थान की बात कर रहा है, अवतलन की बात कर रहा है, निमंजन की बात कर रहा है, भ्रंश की बात कर रहा है। तो भ्रंश महादेश जनक बल से संबंधित नहीं है, भ्रंश पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है। या अगर आपसे कोई पूछे कि पटल विरूपणी बल से संबंधित है तो इसका मतलब महादेश जनक बल संबंधित है, पर्वत निर्माणकारी है, तनाव है। ये सारे के सारे पटल विरूपण से संबंधित हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है, जैसे उसने दे दिया महादेश जनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल, भूकंप, तो इसका मतलब भूकंप आकस्मिक संचलन है। इस प्रकार के सवाल इस डायग्राम से संबंधित पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें अलग से हमने टॉपिक जिसके ऊपर बात की है, वलन और भ्रंश। वलन और भ्रंश से संबंधित बहुत सीधे से प्रश्न होते हैं। यहां से इस टॉपिक से संबंधित कैसे बात की गई है, सबसे पहले वलन किसको कहते हैं, नति किसको कहते हैं, वलन के प्रकार से संबंधित बहुत बार प्रश्न होता है। डायग्राम भी दे दिया जाता है सीधा कि ये कौन सा वलन है, आप बताइए। वलन का मतलब होता है चट्टान पड़ना। कौन सी प्रक्रिया के कारण, संपीड़न के कारण। यानी संपीड़न के कारण जब चट्टानों में इस प्रकार से लहरदार मोड़ पड़ जाता है तो उसको हम वलन कहते हैं। वलन का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अपनति बोलते हैं, नीचे वाला भाग होता है उसको अभिनति बोलते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, अपनति क्या है, अभिनति क्या है। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि भी खासतौर से वलन के अंदर क्षैतिज जो संचलन हो रहा है उसके कारण हम बात कर रहे थे। अब नति और ये यहां पे बात कर ली गई है, अपनति किसको कहते हैं, अभिनति किसको कहते हैं, या कौन सा बल काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्षैतिज बल, यहाँ पे लिख दिया संपीड़नात्मक बल। ये 4-5 प्रश्न एक साथ में यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम के अंदर बताने का प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद में नीचे के आप देखोगे तो यहां से प्रश्न यानी नति और नति लंब से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। नति का मतलब एक इस प्रकार से ये जो ढाल है उसको हम नति कहते हैं। ढाल कह दीजिए, नति कह दीजिए, झुकाव कह दीजिए, कोण कह दीजिए। और ये जहां पे जिसके ऊपर इस प्रकार से टिका हुआ है, लंबवत भाग वाला है, उसको हम बोलते हैं नति लंब। तो ये प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछे तो ये तो है नति, और ये जिसके ऊपर समकोण बना रही है उसको हम बोलते हैं नति लंब। तो ये 6-7 प्रश्न हमने यहां से वलन से संबंधित बातें की। अब उसके बाद में वलन से संबंधित जो वलन के प्रकार हैं इनसे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वलन से संबंधित प्रकारों के अंदर क्या बात करेंगे, क्योंकि कोई भी वलन होता है उसकी इस प्रकार से 2 भुजाओं की बात करते हो। अगर ये भुजा ऐसे हो सकती हैं, दोनों बराबर झुकी हुई यानी समान रूप से झुकी हुई है। ऐसा हो सकता है कि एक कम झुकी हो, एक ज्यादा झुकी हो, या ऐसा भी हो सकता है एक 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हो और दूसरी असमान रूप से ऐसे झुकी हो, या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर झुकी हुई हो सकती हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में झुकी होकर के एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आप यूं कह सकते हो कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि 2 चट्टानें ऐसे थी, एक इस प्रकार से उल्ट जाती है जिसको हम प्रतिवलन की बात करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि यह भाग टूट करके अलग चले जाए। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वलन के प्रकारों की बात करेंगे। तो यहां पे ये जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम से संबंधित यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके संबंध में
वलन के प्रकार को अगर आप देखते हो तो यहां पे जो सम्मित वलन, यानी ये वलन की दो भुजाएं आपको दिख रही हैं। कई बार तो ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे दे देगा एक साथ में, ये पूरा डायग्राम दे करके, जैसे इसमें ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पर डी लिख दिया, और हमसे ऐसे पूछ लेता है कि जो डी है वो किस वलन को प्रदर्शित कर रहा है, सी किसको कर रहा है, बी किसको कर रहा है, ए किसको कर रहा है, या ई किसको कर रहा है। इस प्रकार से सवाल हो सकते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस वलन के अंदर ये दोनों भुजाएं जो हैं वो समान रूप से झुकी हुई हैं, दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई हैं, तो ऐसे वलन को बोलते हैं सम्मित वलन। दूसरा जो डायग्राम अगर देखते हैं तो उसके अंदर दोनों भुजाओं का झुकाव है वो समान नहीं है, इसलिए इस वलन को बोल देते हैं असम्मित वलन। एक दिग्नत वलन जो है इसके अंदर एक भुजा आवश्यक रूप से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जबकि दूसरी है वो सामान्य कोण बनाएगी, उसको हम बोलते हैं एक दिग्नत वलन। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं समनत वलन, समनत वलन और सम्मित में दोनों का इस प्रकार से झुकाव है, लेकिन समनत जो वलन है उसमें एक ही डायरेक्शन के अंदर, आप यूं कह सकते हो कि यहां पर दोनों ओर से बराबर दबाव लग रहा था, इसलिए सम्मित के अंदर तो ऐसे बराबर झुकी रही, और समनत के अंदर एक साइड से ज्यादा प्रेशर लगा, दबाव लगा, तो फिर ये एक ही साइड के अंदर ऐसे झुक गई, लेकिन क्षैतिज नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे क्षैतिज हो जाएंगी तो फिर अगला परिवलन हो जाएगा, या जिसको हम शयान वलन बोलते हैं। शयान मतलब सो गया, जी हाँ चारपाई पर आप सुत्या रहे, उसको हम शयान वलन बोलते हैं। तो यहां से प्रश्न आता है, जब दोनों एक ही दिशा के अंदर झुकी हुई होते हैं तो उसको हम बोलते हैं समनत वलन, और जब दोनों एक ही दिशा के अंदर झुक करके और क्षैतिज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं श्यान वलन। अब अगला जिस वलन की हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं, जैसे ये यहां तक श्यान वलन था, एक के ऊपर दूसरी, अगर हमने देखा कि ये चट्टान का एक खंड था, दूसरी भुजा इसके ऊपर थी, अगर ये इस प्रकार से उल्ट जाती है लेकिन अलग नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रतिवलन, इसको हम बोलेंगे प्रतिवलन। लेकिन अगर चट्टान का एक खंड अत्यधिक संपीड़न के कारण टूट करके अलग हो जाता है तो उसको हम कहते हैं गिरवाखंड या नापे। तो आगे जो बात की गई है गिरवाखंड या नापे की बात की गई है। अब गिरवाखंड या नापे के अंदर जब हम यहां पर देखेंगे तो हमारे सामने ये अलग अलग डायग्राम दिखा दिए गए। गिरवाखंड या नापे, गिरवाखंड या नापे के अंदर चट्टान कई बार आसपास में अगर गिर जाती है तो उसको हम कहते हैं ओटोकथोनस, यानी हम यूं याद रख सकते हैं कि जो ओटो होता है वो नजदीक के अंदर ही हमें आवागमन के अंदर काम में आ सकता है। इसका मतलब दूर जाकर के चट्टाने, यानी अत्यधिक दबाव होता है तो टूट करके चट्टान काफी दूर जाकर के गिरती है तो उसको बोलते हैं एलोकथोनस। तो यहां पे ओटोकथोनस की बात की गई है, एलोकथोनस की बात की गई है। फिर उसके बाद में खुले वलन या बंद वलन से संबंधित बात कर लेते हैं, या पंखा वलन से संबंधित भी बातें पूछी जाती हैं। तो यहां पे खुला वलन किसको बोलते हैं? इस वलन में दोनों भुजाओं के बीच का कोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं खुला वलन या विपरीत वलन। बंद वलन जिसमें दो भुजाएं जो हैं उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है तो बंद वलन बोलते हैं। और जब एक ही वलन के अंदर हम यूं कह सकते हैं कि वृहद जो अपनति और अभिनति के अंदर छोटी छोटी इस प्रकार से अपनतियां और अभिनतियां बन जाती हैं तो उसको बोलते हैं पंखा वलन। तो ये वलन के कुछ प्रकार की हमने यहाँ पे बात कर ली, यानी ऑल ओवर इस प्रकार से दिखाया गया है। शुरुआत के अंदर ये एक डायग्राम बना दिया, फिर उसके बाद में सम्मित की बात कर ली है अलग से, फिर ये असम्मित के अंदर वापिस उसी को लिख दिया गया एक तरह से, फिर एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन में एक भुजा अनिवार्य रूप से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये इस प्रकार से दिखा दिया, और दूसरी एक साधारण झुकाव बनाती है। नेक्स्ट देखते हो आप समनत या समनतिक या आइसोक्लाइन। इसके अंदर देखते हैं कि दोनों भुजाएं एक ही दिशा के अंदर झुकी हुई हैं परंतु पूर्णतया क्षैतिज नहीं होती हैं, यह भी ध्यान रखना है। जैसे ही वो क्षैतिज हो जाएंगी किसमें आ जाएगी? श्यान वलन में या परिवलन में। ये भूला, ये रही और ये रही। इसमें लिखा है कि श्यान वलन वह है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः यानी होगा ही होगा, अनिवार्यतः क्षैतिज होता है, उस वलन को हम बोलते हैं श्यान वलन। प्रतिवलन अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा टूट करके दूसरे के ऊपर उल्ट जाती है तो उसको हमने कहा दिया प्रतिवलन, और जब टूट करके अलग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं गिरवाखंड या नापे। गिरवा मतलब एक तरह से जिस प्रकार से गर्दन को काट करके अलग कर दिया, यानी गर्दन का जो खंड है अब वो खंड पास में गिर सकता है या वो दूर गिर सकता है। पास में गिरा ओटोकथोनस, दूर गिरा एलोकथोनस। इस प्रकार के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। यहां पे मैंने एक हैप्पी ओडी का एग्जाम्पल दिया है कि खासतौर से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो आल्प्स पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहां पर ये जो गिरवाखंड हैं वो क्रम से किस प्रकार से जमे हुए हैं, हेलवेटिक, पिनाइन, आस्ट्राइड और डेनाराइट नापेक से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद में
नेक्स्ट बात करेंगे वलन के बाद में भ्रंश से संबंधित। भ्रंश से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के ऊपर यदि बात की जाए शॉर्ट के अंदर तो किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि तनाव मूलक संचलन के कारण दो प्रकार की हम पीछे बात करके आए थे कि एक तो संपीड़न के कारण खासतौर से वलन का निर्माण होता है और तनाव मूलक संचलन के कारण भ्रंशन की क्रिया का निर्माण होता है। अब इसमें भ्रंश से संबंधित जो बातें की गई हैं, भ्रंश तल या विभंग तल किसको कहते हैं, जिस तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है और एक दरार पड़ती है उसको हम बोलते हैं भ्रंश तल। और भ्रंश तल के सारे चट्टानों के स्थानांतरण होने से जो एक नई संरचना उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं भ्रंश। अब भ्रंश से संबंधित ये सामान्य भ्रंश कौन से होते हैं, व्युत्क्रमण भ्रंश कौन से होते हैं, पार्श्विक भ्रंश कौन से होते हैं। सामान्य भ्रंश के अंदर आप यूं कह सकते हो दो चट्टानों के खंड जब एक दूसरे से विपरीत भाग के अंदर जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो भ्रंश बनते हैं उसको हम बोलते हैं सामान्य भ्रंश। जब दो चट्टानी खंड एक दूसरे के आमने सामने आकर के अगर टकराते हैं तब जो भ्रंशन की क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमण या अधिक्षेपित। और जब हम यूं कह सकते हैं कि दो चट्टानी खंड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्श्विक भ्रंश। तो यहां से संबंधित ये जो डायग्राम दे रखे हैं इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक तो डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न होता है कि सामान्य भ्रंश किसको बोलते हैं, और दूसरा जो प्रश्न होता है वो हम देखते हैं कि उनका डायग्राम हो गया या उनके डेफिनेशन हो गई। यहां पर दो डायग्राम दिए गए हैं कि सामान्य भ्रंश के अंदर तनाव मूलक संचलन के कारण होता है। जब तनाव मूलक संचलन के कारण चट्टानों के खंड जब एक दूसरे से दूर यदि इस प्रकार से क्षैतिज रूप से विस्थापन होता है तो उस मान को क्या बोलते हैं, हीव। और यदि वो लंबवत विस्थापन होता है तो उसको बोलते हैं पार्श्वक्षेप या लंबवत विस्थापन हो गया। क्षैतिज विस्थापन को तो हीव या पार्श्वक्षेप बोल दिया, और जो लंबवत विस्थापन होगा तो उसको हम बोलेंगे थ्रो या उदग्र। ये बार बार प्रश्न होते हैं, यानी चट्टान का खंड यदि लंबवत रूप से खिसका है तो उसको हम बोल देंगे थ्रो, और जब क्षैतिज रूप से खिसका है तो उसको हम बोलते हैं हीव उस मान को। ये दोनों डायग्राम यानी ये किसका है, ये भी सामान्य भ्रंश का है और ये भी चित्र सामान्य भ्रंश से संबंधित है। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में जनरली अभी हम बात की थी कि जो भ्रंश होते हैं वो तनाव मूलक संचलन के कारण होते हैं, लेकिन जो व्युत्क्रमण जो भ्रंश होगा वो हम देखेंगे संपीड़न के कारण निर्मित होता है। व्युत्क्रमण भ्रंश संपीड़न के कारण। यहां पे ये डायग्राम भी दे दिया जाता है कि ये किस प्रकार के भ्रंश को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अंदर एक खंड इस प्रकार से इस साइड के अंदर जा रहा है और दूसरा इस साइड के अंदर आ रहा है, तो दोनों टकराने के कारण तो व्युत्क्रमण भ्रंश का निर्माण होता है चट्टानों के संपीड़न के कारण। फिर हम नेक्स्ट जो देखेंगे पार्श्विक भ्रंश होता है, जिसके अंदर दो चट्टानी खंड एक दूसरे के पैरेलल जब खिसकते हैं तो उसके कारण पार्श्विक भ्रंश। पार्श्विक भ्रंश के अंदर भी अलग से सवाल पूछ दिए जाते हैं कि उसका दायां खंड खिसक रहा है या बायां खंड खिसक रहा है। तो दायां का मतलब हो गया दायां, दायां को हम डी से इंगित कर सकते हैं। डी का मतलब डेक्स्ट्रियल। डेक्स्ट्रियल जो भ्रंश होता है उसको हम यानी यूं कह सकते हैं कि इसमें शैल खंड का संचलन दाईं ओर होता है। शैल खंड का संचलन यदि दाईं ओर हो रहा है तो उसको हम डेक्स्ट्रियल भ्रंश बोलते हैं। शैल खंड का अगर बायां भाग अगर खिसक रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिनिस्ट्रियल भ्रंश। ये बार बार पूछा जाता है कि सान एंड्रियास जो भ्रंश है कैलिफोर्निया का वो किस प्रकार का भ्रंश है, तो हम ये बताते हैं कि ये पार्श्विक भ्रंश का उदाहरण है। फिर उसके बाद में एक जो और दे दिया वो सीढ़ीदार भ्रंश से संबंधित बात की गई है। सीढ़ीदार यानी इस प्रकार से यदि सभी भ्रंश तल ढाल के एक ही ओर साइड में यानी स्टेप बाय स्टेप अगर होते हैं तो सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश का निर्माण होता है। और इस प्रकार का भ्रंश का उदाहरण कहां पे मिलता है, तो राइन नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। तो भ्रंश से संबंधित भ्रंश क्या है, भ्रंश तल कौन से हैं, भ्रंश के प्रकार कौन से हैं, भ्रंश के प्रकारों से संबंधित एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, उनके डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत छोटा सा वलन और भ्रंश से संबंधित टॉपिक होता है, लेकिन इसके अंदर आगे हमने ये देखेंगे कि भ्रंश द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को यदि देखा जाए तो यहां से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, एक रिप्ट घाटी की हम बात करेंगे, दूसरा रैंप घाटी की बात करेंगे। रिप्ट घाटी और रैंप घाटी दोनों ही घाटियां ही हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ निर्माण प्रक्रिया की बात की जाए तो वो अलग है। निर्माण प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो वो दोनों के अंदर यानी भिन्नता लिए हुए हैं। अब यहां से बार बार प्रश्न ऐसे होते हैं कि निम्नलिखित में से रिप्ट घाटी के अंदर बीच का खंड नीचे आता है, आसपास के जो खंड होते हैं वो स्थिर रहते हैं, जबकि रैंप घाटी के अंदर आसपास के खंड जो हैं
वो ऊपर उठ जाते हैं, बीच का भाग एक तरह से स्थिर बनता है, तो उस स्थिति के अंदर जो घाटी बनती है उसको हम रैंप घाटी बोलते हैं। तो रैंप घाटी का एक ही उदाहरण याद रखना है, बर्मा रे। रे मतलब रैंप घाटी, और ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर आपको रैंप घाटी का उदाहरण देखने को मिलता है। रिफ्ट घाटी से संबंधित या ग्रोबेन से संबंधित बार बार उदाहरण पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्ट घाटी का उदाहरण है या नहीं। तो यहां पे हमने एक सूत्र के माध्यम से लिखा है कि दामोदर जोर्डन से तास टंगालय, इसके अंदर 11 जगह के एग्जाम्पल हमने एक साथ में लिखने के प्रयास किए गए हैं। यानी दामोदर जोर्डन से तास टंगालय, ये सारे के सारे रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। ब्रह्मा रे, इसका मतलब ये रैंप घाटी का उदाहरण है। अब दामोदर से दामोदर नदी घाटी हो गए, जोर्डन में यहां पे 5-6 शब्द आ गए। जोर्डन से एक तो जोर्डन हो गया, रे से अगर देखेंगे तो राइन नदी हो गया, फिर डे से अगर देखते हैं तो यहां पे 2 शब्द आ जाएंगे, डेथ वैली और डेड सी आ जाएगी। नए से नर्मदा, से स्पेंसर की खाड़ी, और ता से ताप्ती, टा से टांगानिका, और ला से लाल सागर। अब प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं या कौन से रिफ्ट घाटी के उदाहरण नहीं है। केवल एक है, एक दो है, एक दो तीन है, एक दो तीन चार है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर मुश्किल होता है, और अपने को सीधे से शब्दों के अंदर याद रखते हैं तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा कि जोर्डन दामोदर, दामोदर जोर्डन से तास टंगालय। अब उसके बाद में ब्लॉक पर्वत की यदि बात करें तो ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक साथ में हमने उदाहरण लिखे हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। ब्लैकवास हवासी सालय है, ब्लैकवास हवासी सालय है नीली। तो यहां पे हमने 7-8 शब्द लिख दिए। ब्लैक का मतलब ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है, वास का मतलब वासजेज जो फ्रांस और जर्मनी का है, से का मतलब सतपुड़ा की बात कर लेंगे भारत का आ जाएगा, है का मतलब हार्ज पर्वत, वा का मतलब वासाज श्रेणी, सी का मतलब सीरा नेवदा, और साल का मतलब साल्ट रेंज, और नी का मतलब नीलगिरी। ये सारे के सारे यानी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है या कौन से नहीं है। तो यहां पे भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात की गई इस पेज के अंदर। ये सारे के सारे शब्द याद रखने वाले हैं। यहां राइन नदी से संबंधित जो बात की गई थी ये हमने बता दिया कि एक बार ये भी आया कि बिंजेन नगर में यानी जर्मनी से लेकर के बेसिल तक लगभग आप यूं कह सकते हो कि 320 किलोमीटर के लंबाई के अंदर ये है। फिर हम रिफ्ट घाटी से संबंधित हैं। अगला जो सवाल पूछा जाता है बार बार वो इस प्रकार का होता है कि सबसे बड़ी जो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है वो कहां पे देखने को मिलता है, या विश्व की महानतम भ्रंश घाटी कह दीजिए, या अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी अगर कहें, या विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहें तो वो कहां से है। जॉर्डन नदी एशिया से लेकर के जेम्बेजी नदी पूर्वी अफ्रीका तक है। अगला सवाल यहां से होता है कि इसके संबंध में डाटा की अगर बात करें 4800 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ये विस्तृत है। अब रिफ्ट घाटी से संबंधित अगर बात करते हो तो आप यानी इसका निर्माण मुख्यतः भ्रंशन या विवर्तनिक क्रिया से हुआ है। रिफ्ट घाटी से संबंधित अगर परिकल्पना की अगर बात की जाए तो यहां पे 2 परिकल्पनाओं का जिक्र किया गया। तनाव मूलक संकल्पना यानी वो समझाने का प्रयास करती है जिससे रिफ्ट घाटी का निर्माण जो हुआ है वो तनाव की प्रक्रिया के कारण होता है। संपीड़नात्मक मूलक परिकल्पना ये बार बार आती है। ब्लार्ड की परिकल्पना, प्रश्न ऐसे होता है कि ब्लार्ड की परिकल्पना किससे संबंधित है, तो हम उत्तर देते हैं कि रिफ्ट घाटी से संबंधित है। तो ये कैसी है, संपीड़न मूलक। यहां पे ये दिखाया गया है कि इस साइड से संपीड़न हो रहा है, इस साइड से संपीड़न हो रहा है, तो ये बीच का जो भाग है वो एक तरह से घाटी के तौर पे बच गया। तो प्रश्न आपसे हम बार बार ये पूछा जाता है कि ब्लार्ड की संकल्पना किससे संबंधित है, हम कहते हैं कि संपीड़न मूलक है जो रिफ्ट घाटी से संबंधित है। तो ये कुछ हमने 2 टॉपिकों के ऊपर यानी चर्चा करने का प्रयास किया जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और यानी भूआकृतिक विज्ञान की जो हमने शुरुआत की उसके अंदर हमने इन 3 टॉपिकों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया गया जिसमें मोटे मोटे यानी बातें किस किस प्रकार से याद रखनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक और वलन और भ्रंश के ऊपर। तो बाकी मैंने ये बताने का प्रयास किया गया कि भी इनमें से आपको किस किस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यानी हर पेज की हर एक जो बात लिखी गई है उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको किसी न किसी प्रकार से याद करने का प्रयास करना है। जैसे ही आप इन टॉपिकों को पढ़ लेते हो उसके बाद में जो आपके पास में जो पुराने पेपर हैं उनको एनालिसिस जरूर करें। तो उससे हमारी जो थीम होगी वो डेवलप हो जाएगी कि कैसे प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं, हमें उत्तर कैसे देने होते हैं। अगर इस प्रकार से आप लोग अगर पढ़ते जाओगे तो बहुत जल्द आसानी से सारी चीज़ें होती हैं वो रिवीजन कर पाओगे और चीज़ों को याद रख पाएंगे। और
आगामी जैसे ही हमें वक्त मिलेगा हम आगे की जो वीडियो होंगी उसके ऊपर भी इनसे संबंधित कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज की जो क्लास है वो यहीं पर। धन्यवाद। जय हिंद।